कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही है, लेकिन अब भी में क्या है कि हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें जो लिगेंड्स थे वो मोनोडेंटेट थे, बट अभी हमारा क्या है, जो लिगेंड्स हैं वो बाइडेंटेट रहेंगे। ठीक है, तो अब किस तरीके से अटैच्ड होंगे, जैसे कि एम, ये जो पहला केस है देखो 3 लिखा हुआ है ना, MAA होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि तुमको एग्जांपल में दिया रहेगा CUEN होल थ्राइस लाइक दिस। तो ये देखो एक EN जो होता है इथाइलिन डायमीन, उसके 2 होते हैं ना, 2 कोऑर्डिनेशन साइट होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अब हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स रहेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा नेक्स्ट वाला है MAA होल ट्वाइस A2, सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हैं। ठीक है, तो इसमें 2 लिगेंड्स हैं जो बाइडेंटेट है एंड 2 लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट है। तो 2 × 2 = 4 + 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जो स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं वो क्या है हमारे, दैट इज़ मोनोडेंटेड, और जो कैपिटल लेटर्स में है वो बाइडेंटेट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मेरे लिए कॉपर हो, फिर EN का होल ट्वाइस हो, फिर अमोनिया। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसके लिए पूछेगा आपसे कि बताओ कितने इसके स्टीरियो होंगे, GI होंगे, EP होंगे, TI होंगे, टोटल आइसोमर्स। ठीक है, देखो तो अब जब भी इसका सवाल आएगा तुम्हारे पास बाइडेंटेट का, तो उसको 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट, तो पहला केस 1 ये होगा कि जितने मेरे बाइडेंटेट होंगे वो सारे के सारे बाइडेंटेट है, दिस इज़ केस नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये होगा कि हमारे पास 2 बाइडेंटेट होंगे, ठीक है, और 2 मोनोडेंटेट होंगे। नेक्स्ट केस 3 में क्या होगा, केस 3 में ये होगा कि मेरे पास एक बाइडेंटेट होगा। ठीक है, बाकी जितने भी होंगे, कितने पोजीशंस बनेंगे अब, क्योंकि हमारे पास एक बाइडेंटेट है तो 2 हो गया, और मेरे को 4 पोजीशंस चाहिए मोनोडेंटेट के, तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसके कारण 2 तो साइट हो गई फिल, बाकी और 4 चाहिए, तो 4 मोनोडेंटेट है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ये जो, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ये देखो, ये दिस इज़ केस नंबर 1, केस नंबर 1 है, और ये जो 2 है ये केस नंबर 2 है, बाकी ये जो है वो केस नंबर 3 है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने इसको क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहला केस नंबर 1 है, दैट इज़ MAA थ्राइस। ठीक है, अब इस केस में जब भी हम ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे तो जो AA है दैट इज़ बाइडेंटेट, वो हमारे पास 3 है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो मेरे पास बाइडेंटेट है उसको हम ट्रांस में नहीं रख सकते, मतलब कि दिस इज़ अलाउड, AA है ऐसा अलाउड है, लेकिन अगर आप मेरे से डिमांड करोगे सर इसको ऐसे रखो, ये ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्ट्रेंड है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उसको ऐसे ट्रांस में 180 के एंगल में बाइडेंटेट को नहीं रख सकते, स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो अपन हमेशा 90 पे रखेंगे, ए ए ए ए ए ए। ठीक है, और सब में चेन हो जाएगा, वेरी गुड। अब 3 बाइडेंटेट थे, हमने रख दिया इसको। अब ये जो मेरा पर्टिकुलर केस 1 है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दूसरा चीज़, इसमें GI भी नहीं है, क्योंकि आप जो लिगेंड्स उनके पोजीशंस को चेंज करो, चेंज करने के बाद भी एक नया स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा जो GI है वो देखो 0 है, और क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो इसका एक मिरर इमेज आएगा। तुम चेक कर लो, कोई ऐसा प्लेन चलाओ जिससे कि ये मॉलिक्यूल कट जाए, तो फिर अगर कट जाती तो अपन बोलते हैं इनएक्टिव, बट इसमें कोई प्लेन है ही नहीं। अगर कोई प्लेन नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज आएगा। दैट मीन्स अगर पूछेगा कि MAA होल थ्राइस, जैसे कि ये आ जाए MAA होल थ्राइस, पूछेगा कि बताओ इसके कितने GI होंगे, तो तुमको बोलना है 0। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तुमको बोलेगा इसके कितने ऑप्टिकल है, तो तुमको कितना बोलना है 1
2। तुमको बोलेगा एनांशियोमेरिक पेयर कितने हैं 1। फिर बोलेगा स्टीरियो बताओ, तो GI प्लस EP कर देना। GI कितना होता है हमारे पास, इसका 0 है। EP कितना है हमारे पास 1, तो इसके कितने स्टीरियो हो गए 1 हो गए। ठीक है, फिर पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हैं, तो 1 और 1 2। ठीक है, देखो 2 एनांशियोमेरिक पेयर 1। ठीक है, तो सब हमने इसका निकाल डाला। नेक्स्ट है दूसरा केस। केस नंबर 2 है जब ऐसा रहे हमारे पास MAA/A2। अब इस केस में ये 2 है ना, तो 2 से हमको आइडिया लग चुका है कि सिस एंड ट्रांस होएगा, और ये मैंने ग्रुप में भी डाला, पता नहीं कितनी बार पूछा जाए मेंस में, मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया ग्रुप में, और फिर भी एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं लोग। सो वी हैव सिस एंड ट्रांस, ये फॉर्म का। ठीक है, सिस एंड ट्रांस। सिस मतलब 90 डिग्री, ठीक है, वैलेंसीज के बीच का एंगल, तो अपन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, M, हाँ, सिस कैसे बनेगा, ये देखो A A A A A A, देखो सबके बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारे पास 90 है। और जो सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि आप चेक कर लो, कोई भी ऐसा प्लेन चला जाए जो पूरे मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में बांट दे, वैसा प्लेन है ही नहीं, और इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल होती है ऑप्टिकली एक्टिव होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और इसीलिए इसका मिरर इमेज आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जो वैलेंसीज हैं उनको 180 में रखना है। 180 कैसे रखेंगे, वेरी इजी, तो हमारे पास ये AA हो जाएगा, जो बाइडेंटेड है ऐसे रखा, देखो 180 में आ गया ना, और जो बाकी के AA ये भी 180 पे। दिस इज़ ट्रांसफॉर्म। अभी जो ट्रांसफॉर्म है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जो प्लेन है वो इस तरीके से घुसेगा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इसको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब GI पूछेगा तो कितने GI होंगे, सिस एंड ट्रांस, तो GI 2 है इसके, देखो GI हमारे पास 2 है। नेक्स्ट है इनांशियोमेरिक पेयर। इनांशियोमेरिक पेयर या फिर ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा, तो ये रहा 1 2, ऑप्टिकल आइसोमर 2 हो गए। इनांशियोमेरिक पेयर ये एक पेयर कहलाएगा, तो एक इनांशियोमेरिक पेयर आया। ठीक है, तो देखो एक इनांशियोमेरिक पेयर। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे हमारे पास, तो कितने स्ट्रक्चर्स बने, 1 फिर 2 फिर 3, तो 3 हमारे पास इसके टोटल आइसोमर्स जनरेट हो गए। ये भी केस हमारा कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा MAA/AB। ये भी केस नंबर 2 में ही लाई कर रहा है। तो ये जो AB है इसको ट्रीट करना है एज सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पर A है ना, ये देखो ये जो हमारा AA है, तो यहाँ पर अपन को क्या कर देना है, अपना केस, ये वाला केस अपन डील कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, AB है, तो AB है, ट्रीट इट एज अ सिस एंड ट्रांस। मतलब ये जो मेरा A है वहाँ पर AB लिख दो, यहाँ पर AA ट्रांस में है तो यहाँ पे A और B लिख दो, यहाँ पे A और B लिख दो, हो गया। तो सेम टू सेम होगा, इसके भी 2 GI, एकदम इसकी तरह ही डील करना है इसको। ठीक है, 2 GI, एक इनांशियोमेरिक पेयर, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड देन स्टीरियो 3 होंगे, टोटल आइसोमर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट है तुम्हारा MAA/A4, दैट इज़ केस नंबर 3। केस नंबर 3 है, उसको डील करना है, डील एज मोनोडेंटेड। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेड की तरह अपन ने बनाया, सेम टू सेम केस 3 को भी डील करना है, डील एज मोनोडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कैसा, तो एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। MAA/4, जो हमारा नेक्स्ट केस है M एंड A4। अब ये जो केस है हमारा, जब अपन मेटल को बनाते हैं, रखते हैं, ठीक है, A स्मॉल ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, चिलेट। ठीक है, तो अब कोई भी पोजीशंस है, इनकी पोजीशंस जो वैलेंसीज इनके पोजीशंस को अगर आप चेंज करते हो तो कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होता है। कोई भी जैसे मोनोडेंटेट है ये सारे, आप कहीं भी इनके पोजीशंस को चेंज करो तो कोई भी एक नया स्ट्रक्चर नहीं आएगा, और इसीलिए भी इसका जो GI होता है वो 0 निकल के आता है। ठीक है, तो इस केस में इसका GI कितना है, 0 है, और क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है तो इसके कारण ये कटा, चेन लेंथ भी चेन भी कटा, A कटा, और A को रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होती है।
इनएक्टिव होने से क्या होगा, इसके इनैंशियोमेरिक पेयर नहीं आएंगे। तो जो इनैंशियोमेरिक पेयर है वो क्या है, 0। तो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकलेंगे, Gi प्लस EP, 0 प्लस 0, 0 आ गया। टोटल आइसोमर कैसे निकलेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक ही स्ट्रक्चर आया है, इसीलिए 1। ठीक है, देखो 0 0 और हमारे पास 1 लिखा रहेगा, देखो लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है हमारा MAA3B, दैट इज केस नंबर 3 में अगेन है हमारे पास। ठीक है, तो उसको अगर ये पेस्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो पेस्ट हो रहा है, चलो। हाँ तो अपना केस है MAA3A3B। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये 3 दिख रहा है, 3 से हमको समझ में आता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो एकदम क्लियर है, एक इसका फेशियल आएगा और एक होगा इसका मेरिडोनियल। ठीक है, और दोनों के केस में क्या होगा, ये दोनों के दोनों ये हमारे इनएक्टिव है क्या, नहीं, हाँ इनएक्टिव। कैसे है, बट टेस्ट कर लेते हैं। अभी 3 है, इसका मतलब क्या है, 3A फेशियल बनाना है हमको, तो तीनों एक को अपन 90 पे रखेंगे, A देखो, बाकी एंड देन B। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेरिडोनियल, उसमें एटलीस्ट एक को 180 पे रखा जाता है। हाँ, तो दिस इज मेरिडोनियल फॉर्म, दिस इज फेशियल फॉर्म। अब मेरिडोनियल फॉर्म में मैंने क्या कहा था कि जो 2A है वो 180 पे रहने चाहिए, लिख कर दिया मैंने। और फेशियल में क्या कहा था, 3A हमारे इस तरीके से रहने चाहिए। देखो फेशियल फॉर्म आ गया ना। अब अपना इनैंशियोमेरिक पेयर चेक करना, उसके लिए अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं। फेशियल फॉर्म में चेक करो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या। तो अगर हम ये वाला प्लेन चलाते इस तरीके से, तो होगा क्या कि A को A रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये चेन को ये चेन दिखेगा, फिर A और B कैंसिल आउट हो जाएगा और A को A रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट मीन्स इसका मिरर इमेज नहीं आएगा और इनहैंसमेरिक पेयर भी 0 होगा। ये फॉर्म जो है मेरा, अब इस केस में देखते हैं तो ये फॉर्म में है क्या, एक बार चेक करते हैं। हाँ ये रहा, ये प्लेन चलाओ, तो उससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, मेटल भी कैंसिल है एंड देन ये भी कैंसिल, और ए को रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स ये भी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, इसका मतलब इसका मिरर इमेज आएगा नहीं और इनैंशियोमेरिक पेयर 0 होगा। तो अब सबसे पहले GI कितने होंगे इसके, GI हमारे पास फेशियल है, एक हमारे पास फेशियल आया है, एक मेरिडोनियल आया है, तो 2 हो गए, और इनैंशियोमेरिक पेयर 0 होगा क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टोटल आइसोमर्स कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2, तो इसलिए देखो 2 है। नेक्स्ट अब है हमारा MAA2B2, केस 3 में ही है और इसको एज ए मोनोडेंटेट हम निपटाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा MAA2B2। अब इसको देख के क्या समझ में आया, देखो सिस ट्रांस वाला याद करो, 2 है ना, ऑल सिस, फिर एक ट्रांस 2 सिस, वैसे बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे पास सारे के सारे सिस में रहें, डैट इज़ ऑल सिस का केस, जहाँ पर A देखो सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 हुआ, देन 90 हुआ, और इनमें भी 90 डिग्री है। ये ऑल सिस का केस है। दूसरा हो सकता है हमारे पास एक ट्रांस हो जाए और 2 सिस। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है बस। वो इसीलिए क्योंकि ये वाला AA है वो बाइडेंटेट है, वो ट्रांस में तो हो नहीं सकता, स्ट्रेन के कारण मैंने समझा रखा है बेसिक में। तो फिर 2 फॉर्म्स आएंगे इसके। हो सकता है कि AA हमारे पास ट्रांस में हो, या फिर BB हमारे पास ट्रांस में हो। तो बाकी AA है उसको एज इट इज छापो, तो बचा BB, यहाँ पर फिर AA फिर से छापो, फिर यहाँ AA, दिस इज एक ट्रांस एंड 2 सिस। नेक्स्ट है क्या, इसका एक
सॉरी ऑल ट्रांस, क्या ऑल ट्रांस का केस बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर से हमारे पास बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट ट्रांस में हम रख नहीं सकते ए और ये ए और ये ए को ऐसा यहाँ पर इस तरीके से नहीं रख सकते, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री बनाना मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेन हो जाएगा मॉलिक्यूल, इसीलिए तो ऑल ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है। क्या हमारे पास दो ट्रांस एक सिस हो सकता है क्या? वो केस तो मैंने बता रखा है, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप दो ट्रांस पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा वाला जो वैकेंसी पोजीशंस क्रिएट होते हैं वो ट्रांस में क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए ऑल ट्रांस का केस बनता है। बट इसमें ऑल ट्रांस बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक जो हमारा बाइडेंटेट है उसको हम ट्रांस में रख नहीं सकते। तो हमारे पास जो जी आई निकल के आ रहा है वो एक है, दो, तीन है हमारे पास, ठीक है। देखो तीन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो एक्टिविटी चेक करने के लिए जो हमारा सिस फॉर्म है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि आप इसमें से किस तरीके से भी चेन निकालो या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्राई करो घुसाने का, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा नहीं, ठीक है। अभी एक ट्रांस दो सिस, तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज आएगा। वेरी गुड। एक ट्रांस दो सिस में ये देखो हमारे पास ये रहा, तो ये कैंसिल एंड देन ए को रिफ्लेक्शन, ये भी देखो तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो बी को भी रिफ्लेक्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर अगर पूछे कि इस फॉर्म के लिए कितने आ रहे हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या आंसर आएगा उसका? ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास कितने हैं? एक हैं, दो, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एक इनांशियोमेरिक पेयर है, ठीक है। कितने जी आई हैं? 1 2 एंड 3 जी आई है। फिर हमारे पास पूछेगा एस आई कितने हैं? स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? जी आई प्लस ई पी, तो जी आई कितने हैं हमारे पास? देखो 3 + 1 4 जी आई है। टोटल आइसोमर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए? 1 2 3 एंड देन 4। दिस इज़ हमारा MAA-A2B2। अभी जो MAA-A2BC है उसको कैसे करेंगे? देखो बहुत ईजी है, वही ट्रीट इट एज ए सिस एंड ट्रांस, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो तो ये पहला ऑल सीज का केस बन सकता है। तो ऑल सीज में क्या करना है अपन को? सबको 90 पे रखना है। दिस इज हमारा ऑल सीज का केस, सबके बीच में 90 डिग्री। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है? एक ट्रांस में रहे एंड दो सिस, तो उसके फिर से कितने केस बनेंगे? दो केस बनेंगे। दो केस किस तरीके से बनेंगे? हो सकता है कि हम BC को ट्रांस में रख दें, या फिर हम ये जो A मोनोडेंटेट वाला उसको ट्रांस में रखें। मतलब ये केस बन सकता है, या फिर BC को रखें ट्रांस में। तो उस तरीके से जो बाकी वैलेंसीज हैं उनको हमको प्लेस करना पड़ेगा। अब है बी और सी। तो बी और सी को जो पोजीशंस है याद करो, जो मोनोडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था उसमें भी ये केस आया था BC वाला, तो उसको अपन पोजीशन चेंज करके देख रहे थे कि नया स्ट्रक्चर आता है कि नहीं, बी और सी के पोजीशंस को चेंज करके। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करें बी और सी का पोजीशन, तो बी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो फिर भी उसके अपोजिट में कैपिटल A ही रहेगा। यहाँ भी बी और सी अगर पोजीशन चेंज करता है तो नया स्ट्रक्चर नहीं आने वाला है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो बी और सी अगर अपने पोजीशंस को बदलते हैं तो उससे एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। तो देखो कौन सा केस है, ये हमें बी और सी का पोजीशन को अपन को चेंज करना है, ठीक है। ये देखो A लाइक दिस, हाँ हो गया अपना। तो इसके जी कितने होंगे? अब ये देखो ये नया स्ट्रक्चर ही जो मैंने बनाया है, दिस इज़ अ न्यू स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन जनरेटेड। क्योंकि आप चेक करो जब चेंज नहीं किया था तो सी के अपोजिट में एक A 90 पे था और एक 180 पे है, लेकिन जैसे ही पोजीशन चेंज करता है सी अपना, तो दोनों A 90 पे हो जाते हैं।
दैट मीन्स एक नया स्ट्रक्चर आया है हमारा। तो जी कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4, देखो 4 है। नेक्स्ट है पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो ये तो क्लियर है हमारे पास एक ट्रांसडोसिस वाला कि किस तरीके से ये कैंसिल हो जाते हैं और इनको रिफ्लेक्शन है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी आई थिंक हाँ, इसमें इस तरीके का प्लेन चलेगा, ये देखो ये वाला प्लेन। तो जिसके कारण क्या होगा, बी एम और सी ए कैंसिल, ए को ए रिफ्लेक्शन, स्मॉल रिफ्लेक्शन, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ना हमारे पास, ये वाले फॉर्म्स, ये दोनों फॉर्म्स हैं हमारे, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये वाला फॉर्म भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका एक मिरर इमेज आएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका भी एक मिरर इमेज आएगा। वेरी गुड। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो कितना आंसर आएगा, सो 1 हुआ एंड देन 2 हुआ एंड देन 3 हुआ एंड देन 4 हुआ। पूछेगा इनांशोमेरिक पेयर कितने हैं, तो 1 पेयर एंड देन 2 पेयर, 2 इनांशोमेरिक पेयर। पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हैं, तो टोटल आइसोमर कैसे पता करोगे, टोटल आइसोमर, तो टोटल आइसोमर्स निकलेगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड देन 6, देखो 6 है और 2 इनांशोमेरिक पेयर है। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो सिंपल है जी आई प्लस ई पी। जी आई कितने हैं हमारे पास, 4 इनांशोमेरिक पेयर 2, 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये केस भी निपटा दिया। नेक्स्ट है हमारा ये वाला ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कैसे बनाएंगे, एम ए बी सी डी, बहुत ईजी है, देख लो, इतनी स्ट्रक्चर मत बनवाओ, टेक्निक बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो अपोजिट कॉन्सेप्ट है, तो ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में डी। नेक्स्ट है बी के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में डी, नेक्स्ट है सी के अपोजिट में डी। सो 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ से ये जो हमारा जी आई आया है वो 6 आया है। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे जेईई मेंस वाले, जनरल बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला केस है, ये वाला केस हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेक करने के लिए पूछता है, पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ये वाला केस, ये तीनों केस महा इंपॉर्टेंट है, और सब जो डार्क कर रहा हूँ तो महा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये वाला केस जेईई मेंस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बाइडेंटेट का भी कर लिया। ठीक है, तो कभी एग्ज़ाम में पूछेगा तुमसे इस तरीके से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, कोबाल्ट का लिख देगा एंड देन ऑक्सलेट 2 एंड देन अमोनिया ओल्ड वाइस, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, कैसे, तुमको पता है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो आपको लिखो मेटल देन ए ओल्ड वाइस A2। अभी तुमको पता है, जैसे देखे तुम तुरंत पहचान गए, अरे सर ये तो सिस ट्रांस का केस है, सिस है और ट्रांस का, और टीचर बताया है सिस ट्रांस मतलब जी आई इसके 2 हो गए। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे निकालोगे, स्टीरियो कैसे निकालोगे, तुमको पता है कि ये जो सिस फॉर्म है ये मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और जो ट्रांस फॉर्म होती है वो मॉलिक्यूलर ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। अब जैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, इसका एक मिरर इमेज आएगा, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो हमारे पास 1 और 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ गया। नेक्स्ट स्टीरियो कैसे निकालोगे, इनांशोमेरिक पेयर क्या होगा, इनांशोमेरिक पेयर ये एक पेयर है, तो इनांशोमेरिक पेयर 1 लिख दोगे। ठीक है, 1। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालोगे, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, जी आई प्लस ई पी का सम। जी आई कितना है हमारे पास 2, ई पी कितना है 2 + 1 3 हो जाएगा। टोटल आइसोमर्स कितना होगा, सो टोटल आइसोमर्स के लिए महा आसान है, ये रहा 1 फिर 2 फिर 3, तो टोटल आइसोमर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये रहा हमारे पास टोटल आइसोमर्स, ये रहा हमारे पास एस आई ई पी जी आई ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो सब कुछ ही निकाल दिया। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया रहेगा एग्ज़ाम में, वो आपका कर्तव्य है कि आपको इस फॉर्म में लाना है, पता नहीं क्यों ये लाने पाता है। ठीक है, प्लीज़ ये मैंने पूरा ट्राई किया फिर से टेबल को एक्सप्लेन करने का, एक बार अच्छे से देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं PYQ सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलो बाय।